हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपना जो रिवीजन सेशन स्टार्ट करा हुआ है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री की तो फुल रिवीजन जो सेशन है 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा दी है। आपकी फ़िज़िक्स की कल ही अपलोड करी थी। फ़िज़िक्स से थोड़े से टॉपिक बचते हैं, तो आज अगर टाइम बचता है तो उसमें मैं वो कवर करवा दूँगी उसकी रिविज़न। मतलब वैसे मैंने चैप्टर अपलोड करे हुए हैं अपने चैनल पे, पर रिवीजन की बात कर रही हूँ मैं। बाकी मैथ्स का मेरे को लगता है कि मैथ्स की भी रिवीजन एक सेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। दैट्स वाई मैं पहले मैथ्स का सेशन लेके आई हूँ। ठीक है, सो बाकी आप वीडियोस को काफ़ी सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन सेशन फॉर द HP टैट मैथ्स। तो मैथ्स में अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो जो मैथ्स का सेशन है वो मैंने आपका पुलिस का और आपका नॉन मेडिकल मैथ्स का कंबाइन चलाया था। क्यों चलाया था कंबाइन? कि आपका सिलेबस जो है वो सेम ही है, कि जो भी टॉपिक अलग से होगा वो मैं अलग से करवाऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक करवाया था, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला मैंने टॉपिक करवाया था नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर करवाया था? नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम में क्या था हमारे पास? नंबर सिस्टम में हमने वो सारी डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को डिस्कस करा था। ठीक है, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जिनको हम एन से डोनेट करते हैं क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर डब्ल्यू से होल नंबर हो गए हमारे पास, उसको हम आई थिंक सो डब्ल्यू से ही डोनेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन भूल गई मैं, वो 0 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। फिर इंटीजर्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, इंटीजर्स क्या है हमारे पास? नेगेटिव नंबर, बीच में 0, देन पॉजिटिव नंबर, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके रैशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तो कई बार तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। रैशनल नंबर में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इज अ नंबर इन विच वी कैन रिप्रेजेंट p बाई q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात आती है इसके क्वेश्चन पे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आते आते हैं वो आएगा पहले तो 1/5 इन 1/6। जैसे ये हमारे रैशनल नंबर है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पता क्या आता है यहाँ से? एक तो क्वेश्चन आता है कि 1/5 एंड 1/6 ऐसे। यहाँ पे ना ऑप्शंस में दे रखा होगा आपको कि 7/30। ऑप्शन बी दे रखा होगा हमारे पास और दे रखा होगा, हम लिख सकते हैं कि कैसे लिखूँ मैं? 10/60, सी 11/60, डी नन ऑफ दिस, ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन होगा कि बताओ इनमें से कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आता है। अब हम देखते हैं कि ड्यूमिनेटर में ना डिनोमिनेटर 30 है और 60 है हमारे पास, तो इनका डिनोमिनेटर भी हमें 30 या 60 ही बनाना पड़ेगा। तो 5 को हमें 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, इसको हमें 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से। तो ये कितना आ गया? 6/30 और ये आ गया हमारे पास 5/30। तो इनके बीच में तो कोई रैशनल नंबर ही नहीं आ रहा है, 7/30 नहीं आ सकता। उसके बाद डिनोमिनेटर बनाया गया है हमारे पास 60। तो 60 कैसे बनाया गया होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, इधर भी 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 12/60 और ये कितना हो जाएगा? 10/60। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 11/60। तो ये इसका राइट आंसर है कि जो 11/60 है वो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। राइट, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको रैशनल नंबर से। और देखो कैसा आता है वेट अ मिनट। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा हमारे पास कि आपको क्वेश्चन होगा कि कैसे 2/3 एंड हमारे पास है 3/7 ले लेते हैं। 3/7 की इनके नहीं, ये नहीं आएगा। 2/3 है, 4 हम बोल सकते हैं 4/6 है, और अपना 7 या 4 की जगह आप कर लो 5/6 कर लो, 7/12 है, और हम कर लेते हैं 9/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 रैशनल नंबर हैं। इनको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, किसी में भी वो बोल सकते हैं।
तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा छोटा, उसके लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 12 है, 4 है। तो किससे, 2 के टेबल से करते हैं, 3 पे, ये भी 3 पे, ये 6 पे और ये 2 पे। फिर 2 के टेबल से ये 3 पे, ये 3 पे ही रहेगा, ये 3 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, फिर 3 के टेबल से 1 1 1। तो हमारे पास 2 2 4 4 3 12। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 12। तो हमें सभी में 12 बनाना है। तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी, इसको 2 से कर दो, इसको भी 2 से, ये तो पहले ही 12 है, इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका 8 अपॉन में 12, इसका क्या बनेगा 10 अपॉन में 12, इसका तो 7 अपॉन में 12 एज इट इज़ है, इसका 18 अपॉन में 12। तो कौन से क्रम में, घटते क्रम में लगा देते हैं, डिक्रीजिंग में। तो सबसे बड़ा आया 9/4, 9/4। उसके बाद है हमारे पास ये 10 वाला, किससे आया है, 5 अपॉन में 6। उसके बाद ये 8/12 किससे आया, 2 अपॉन में 3 से, और लास्ट में 7 अपॉन में 12। तो ये ऑर्डर लगेगा ऐसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ऐसे कि इनको रैशनल नंबर को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मैं रैशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो बात कर रही हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करती हूँ। तो वो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ें करवाई हुई हैं। तो आप विजिट कीजिए चैनल पे, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखनी है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर की। बाकी आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है, किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आता है। तो एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ जैसे आपको आया 56 और 24 का एचसीएफ बताओ। दो वे है इसके, दोनों वे मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 56 2 के टेबल से जाएगा, कितने पे जाएगा, 28 पे। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा 14 से, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 7 पे, फिर ये 7 के टेबल से पे चला जाएगा 1 पे। ये 2 पे जाएगा 12 पे, फिर 2 पे जाएगा ये हमारे पास 6 पे, फिर 2 से जाएगा 3 पे, देन ये 3 पे जाएगा 1 पे। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो भी कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, इन दोनों को एक बार लिखना है। फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, इसको फिर से मल्टीप्लाई में दोनों को, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर लिखो 2 to the 4 to the 6 8 हमारा एचसीएफ आया, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो वे ये है, ये तो अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे नंबर हो उनका निकालना हो एचसीएफ, फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब लाइक आपको दे दिया हाँ कुछ भी नंबर दे दिया कि 5 या 6 to 5 एंड अभी हम लिख सकते हैं 40, कि 6 to 5 एंड 40 में आप एचसीएफ फाइंड करो। देखो ऐसे करके भी कर सकते हो, आपको टाइम भी मैनेज करना होता है। तो डिवाइड वाला मेथड देखो क्या होगा, 6 to 5 को अंदर लिया, यहाँ लिया 40, तो 40 1s द, ठीक है, डिवाइड करते हैं नॉर्मल, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हम 5 को नीचे उतार देंगे, कितने पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 120 आ गया, तो यहाँ पे बचा 5। अब ये जो बचा है ना 5, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे, जिसको हमने पहले बार लिया था, तो 5 से। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा, इससे कैंसिल करके 0। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उस टाइम हमने किससे डिवाइड करा है, 5 से। तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो हमारे पास 5 आएगा। ऐसे मतलब आपने कब करते रहना है इसको डिवाइड। देखो इसके बाद अगर बचता, मान लो इन केस की यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आना था, यहाँ आपका 6 आ जाना था। ठीक है, तो 6 आना था, 6 के टेबल से 36 पे जाना था, तो यहाँ पे इसने 36 पे चला जाना था, तो 36 आ गया। 36 की जगह यहाँ पे कितना बचना था हमारे पास, 4। फिर इस 4 को 6 से करना था, तो 4 1 द 4, फिर नहीं गया है, कितना बचा 2, फिर 2 को हमने 4 से करना था, फिर ये 2 पे गया 4। तो लास्ट में किससे डिवाइड करी, 2 से। तो 6 to 6 और 40 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 2 आना था। ठीक है, 6 to 6 और 40 का जो एचसीएफ है वो 2 आना था। अगर 6 to 5 एंड 40 है उसका एचसीएफ 5 आना था। सॉरी, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के मेथड थे, आई होप आपको ये याद होंगे, क्योंकि इनको आपको टिप्स पे करके जाना है, तभी आपके मैथ्स में जो क्वेश्चंस है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे, राइट। अब ना एचसीएफ कई बार हमें फ्रैक्शंस का आ जाता है। ठीक है, एचसीएफ किसका आ जाता है, फ्रैक्शंस का। लेट्स से आपको आ गया कि एचसीएफ निकालो 5/2 और 7/3 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी,
तो इसका फॉर्मूला पता क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम HCF ऑफ न्यूमिरेटर, कि जो हमारे न्यूमिरेटर है उसका HCF, और नीचे आएगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये होता है फॉर्मूला इसका फ्रैक्शंस का वो निकालने का। तो 5 और 7 का HCF 1 ही आएगा, मैं कैसे आएगा वो आप निकाल सकते हो। 2 और 3 का अगर हम LCM निकालेंगे तो 6 आएगा, तो इन दोनों का HCF आएगा 1/6। ठीक है, ये HCF ऊपर वाले का HCF क्या है, इन दोनों का क्या है ये HCF। तो HCF का फॉर्मूला फ्रैक्शन वाला क्या है कि HCF ऑफ न्यूमिरेटर, जितनी भी फ्रैक्शंस होगी उनके जो न्यूमिरेटर है उनका HCF निकालना है, और जितने नीचे में डिनोमिनेटर होंगे उनका LCM निकालना है। तो ये आपका फ्रैक्शन का HCF आ जाएगा। लाइक यहाँ पे क्या आया हमारे पास 1/6 आया। ठीक है, अब अगर हमें इसी का LCM निकालना होता, देखो तो LCM का फॉर्मूला सेम, LCM ऑफ न्यूमिरेटर, तो LCM न्यूमिरेटर का होगा और HCF किसका होना था, डिनोमिनेटर का, ऐसे हो जाना था ये। ठीक है, मतलब जो भी निकालना होता है ना वो न्यूमिरेटर का होता है, दूसरा डिनोमिनेटर का हो जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का, तो हमारे पास 35 आएगा इसका एलसीएम, अपॉन में HCF निकालेंगे 2 और 3 का 1 ही आएगा, तो इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 35। ठीक है, तो ऐसे हम HCF और LCM जो है वो हमारे पास निकालते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, HCF और LCM निकालते हैं अपना फ्रैक्शंस का। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, रैशनल नंबर का भी क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको अभी हम चलते हैं अपने लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पे, लीनियर इक्वेशंस आई होप आपको याद होगी कैसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशन समझ रहे हो ना आपके पास, जहाँ पे 1 वेरिएबल होता है, x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 4, 1 वेरिएबल हैविंग डिग्री 1। अब यहाँ पे डिग्री की बात हो ही चुकी है, देखो डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को जो जो टॉपिक याद आता जाएगा मैं करवाती जाऊँगी, बिकॉज अब जो है कंपाइल करना है हमें चीज़ों को, आपने सारी जो है रिवाइज करी होंगी, तो जितना हो सकता है, जैसे ये हमारे पास है ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद आपके पास ये x² प्लस में x प्लस में 5 y³ प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0, ऐसे इक्वेशंस है। तो वो बोलेगा इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होती है हमारे पास, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है फर्स्ट क्वेश्चन में x, एनीथिंग पावर मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1, इसकी डिग्री आ गई 1। यहाँ पे वेरिएबल ये है तो x है, बट यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हाईएस्ट बतानी है वो है 2, यहाँ पे एक ही है हाईएस्ट 3, तो ये डिग्री आ जाती है। ऐसे ऐसे डिग्री का भी क्वेश्चन आता है। कोफिशिएंट तो आपको पता है, कोफिशिएंट क्या होगा कि जो आगे लगा होता है, यहाँ पे जिसके आगे कुछ भी नहीं मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5। तो ये है तो माइनर सी चीज़ें, बट इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रही थी कि लीनियर इक्वेशंस को, चलो एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव सा क्वेश्चन करके बता देती हूँ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। कैसा, अगर ऐसे आ गया x अपॉन में 5 माइनस में 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में x अपॉन में 9 माइनस में y अपॉन में 4, ऐसे आ गया, सॉरी y नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो फाइन करो x की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको कैसे करते हैं हम, हमें लेना होगा एलसीएम बोथ द साइड। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 15। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है 3 पे, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x, माइनस 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है 5 पे, 5 5 हो गया 25 इज इक्वल टू में सेम, या इस तरफ एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है 4 पे, तो ये होगा 4x माइनस में 4 के टेबल पे 9 पे, 9 7 63, ये बन गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा पूरा एलसीएम आ गया। अब हम कर सकते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। देखो 36 इस तरफ आया, 3x माइनस में 25 इज इक्वल टू में 15, 4x माइनस में 63 आ गया। अब देखो ये दोनों ना कट हो सकते हैं, हमारे पास 3 के टेबल से। ठीक है, ये 12 पे कट हो गया, ये 5 पे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हमारे मल्टीप्लिकेशन क्या चली जाएगी, लेंथी, दैट्स वाई जितना हो सकता है कटिंग करो चीज़ों की। तो यहाँ पे 5, 4x माइनस में 63 आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 12 3 क्या हो जाएगा 36x, माइनस में 12 को 25 से करेंगे 50, 25 एंड देन 30, 300 इज इक्वल टू में 4 5 20x, माइनस में 6 3 15, 1 कैरी, 6 5 30, 3 1, ये हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x वाली टर्म एक साइड, ये पूरी टर्म को हमने इस तरफ लेके आना है, इस तरफ। तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 36 का x एज इट इज़, माइनस आ गया 20x,
इज इक्वल टू में 315 एज इट इज़ माइनस का, इस 300 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का। तो 36 में से जब हम 20 करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16x इज इक्वल टू में इधर बचेगा माइनस का 15। अब माइनस का 15 कैसे बचा, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस करा हमने, तो 315 में से 300 माइनस करें तो 15 आया। दोनों में बड़ा कौन है 315, उसके साथ माइनस है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके डिवाइड का, तो -15 अपॉन में 16। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है सिंप्लीफाई करने वाला, हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करे हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ से जाके, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ फिलहाल के लिए एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। अब थोड़ा सा ना मैं पहले लीनियर इक्वेशन पे आ गई, मेरे को बोर्ड मास का बताना चाहिए था आपको, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पढ़ी तो होंगी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा वो तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने एक सिस्टमेटिक वे में करी थी अपनी चीज़ें। सो बोर्ड मास का आइडिया है। बोर्ड मास में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम आपने पहले ये बताया फिर आपने वो कर दिया, ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन है -15 प्लस में 7 डिवाइड बाय में या मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर देते हैं, यहाँ पे -15 कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे बोर्ड मास सबसे पहले डिवाइड ये रही, -15 को एज इट इज़ +7 मल्टीप्लाई में 3 माइनस, तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा मेरे पास 3। उसके बाद मल्टीप्लाई ये रही, मल्टीप्लाई -15 प्लस में 21 माइनस में 3। यहाँ के बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बच्चे सोचते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है कर दो इनको प्लस, बट नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम है ये आपका, मैं बता रही हूँ आपको, पेपर में जाके आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जो भी आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनको सॉल्व करने में भी यूज़ होती हैं। बच्चे ये सोचते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करना है, डिवाइड देन मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ प्लस है इन दोनों को प्लस कर दो। बट जब हम किसी चीज़ को प्लस करें तो दोनों के साइन देखने इंपॉर्टेंट होते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ये, ठीक है। हम इनको प्लस तो कर रहे हैं बट ये भी तो देखो ये किस चीज़ का है, माइनस का। तो जब भी आपके पास लास्ट में प्लस माइनस बच गया उस पर सिंपल रूल लगाना है आपने, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास माइनस। तो 21 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6। साइन कौन सा आएगा, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। उसके बाद -3 एज इट इज़, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे होता है हमारे पास। अब ना एक इसमें कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को कि मैंने ऐसे लिखा है 5 माइनस में -5 प्लस में 15 डिवाइड बाय 3 7 -4 ऐसे करके लिखा मान लो क्वेश्चन। तो मैंने अपने क्वेश्चन में बोला था कि जब भी आपको दो साइन इकट्ठे मिले विदाउट एनी नंबर, बीच में कोई भी नंबर नहीं है, क्या इन दोनों साइन के बीच में कोई नंबर है, नहीं है, तो इन दोनों साइन को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लगाया, तो ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में ये डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड होगी, यहाँ आ जाएगा 5 + 7, यहाँ पे भी दो साइन इकट्ठे हैं विदाउट एनी नंबर, तो माइनस माइनस में +4 ऐसे होगा ये। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, ये 5 प्लस में 5 है, प्लस 5 से 35 प्लस में 4। अब तो सभी साइन में प्लस है, सबको प्लस कर दो, 5 5 10 45 हो जाएगा, 45 में 4 प्लस करेंगे 49 हो जाएगा हमारे पास। ऐसे होता है। पता नहीं बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि मैम आपने बताया था हमें कि ये दो साइन है, तो जब दोनों साइन इकट्ठे होंगे तब आप प्लस करते हो, मतलब कि उनको कंबाइन कर देते हो। तो ये हमेशा ही रहेगा रूल, ये रूल कभी चेंज नहीं होने वाला है। जब भी दो साइन इकट्ठे, अब ऐसे होता है देखो यहाँ पे 5 प्लस में यहाँ -5 होता, तो ये भी प्लस माइनस में माइनस होता, ये भी माइनस होता। बट इन केस ऐसे होता, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे मैंने +10 लगा दिया। अब मैं इसको प्लस माइनस करके बीच में दोनों के माइनस नहीं लगा सकती हूँ, ठीक है, बीच में माइनस नहीं लगा सकती हूँ। बट इन दोनों साइन को सॉल्व करने के लिए, हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि इनको करना क्या है। अब प्लस भी है माइनस भी, अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता इन दोनों का क्या करना है, हमें एक आंसर लेके आना। तो वो करने के लिए तो हमें इन दोनों साइन का मतलब पता होना चाहिए कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, बट साइन कौन सा आएगा, बिकॉज 10 के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। ये दोनों साइन कंबाइन होकर एक साइन तभी बना सकते हैं अगर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। बट अगर हम इनको सॉल्व करना है तब भी हम इन दोनों साइन का रिलेशन देखेंगे
इन दोनों साइन का रिलेशन देखेंगे हम, फिर जो भी रिलेशन होता है वो करके एट द एंड में साइन वही आएगा जो बड़े के साथ है आपका, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा इसको खींच नहीं रही हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ पड़ा है रिवाइज करने के लिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो हो ना, तो ग्रेजुएट के लिए ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए प्लस माइनस, बट फिर भी क्योंकि हमने चीज़ें छोड़ रखी होती है तो हमें प्रॉब्लम आती है उनको वो करने में, है ना, सॉल्व करने के लिए। बट जितना मैंने आपको समझाया आई थिंक सो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए प्लस माइनस में, क्योंकि ये जो माइनस का डाउट है ना, अगर ये क्लियर नहीं है आगे आपके सारे क्वेश्चन गलत होते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। तो मैंने लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको बता दिया। अब लीनियर इक्वेशंस आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आते हैं, जनरली एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन आते हैं? एज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एज वाले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। देखो, एक वर्ड होता है आफ्टर 5 ईयर और एक होता है 5 ईयर अगो। वेट अ मिनट। सो मैं यहाँ पे बात कर रही थी आफ्टर 5 ईयर अगो। एक मिनट। तो हम अपनी देख रहे थे एज वाले क्वेश्चंस की बात कर रही थी मैं, ठीक है, एज वाले। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि एक होता है 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 ईयर अगो। एक होता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। इतना तो आप समझते हो। अगो मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एजेस वाले क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हाँ। सो आपके पास है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये होता है तो उसमें हम लेट करते हैं किसी की भी एज। लेट कोई ए है, उसकी एज एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो आपको बोला जाएगा कि 5 साल पहले या 5 साल बाद। अब मान लो कि आपकी एज 10 ईयर है इस टाइम, तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 5 साल बाद आप बोलोगे 15 ईयर। तो उसकी जो एज है 15 कैसे आया? जो अभी आपकी एज है उसमें आप जब 5 प्लस कर दोगे तभी आया ना आपका 15। तो यहाँ उसकी एज क्या है हमें नहीं पता क्या है, एक्स, तो उसमें 5। तो जब भी आफ्टर लिखा होगा आपको दिया गया हो कि 5 साल बाद उनकी एज, तो प्लस में 5 करके लिखना है। और अगर लिखा हो अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो 5 साल का था, तो 5 साल का कैसे आया? जो उसकी रीसेंट प्रेजेंट एज है उसमें से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स माइनस में 5। तो जब भी अगो बोला होगा तो आपको माइनस करनी है जितने भी ईयर बोला होगा, और जब भी आफ्टर दिया होगा तब आपको प्लस करनी है जितने भी ईयर बोला होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसका ध्यान रखना है एज के क्वेश्चन करते हुए। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन है आपके पास कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। चलो मैं लिखी रहती हूँ कि कोई ए है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो हिज एज वॉज, मतलब जो ए है ना उसकी, ए की, हिज एज वॉज, his age was 3 times B's age, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, और मतलब ए अर्जुन है यहाँ पे और बी एक लड़की का नाम है। तो देखो सबसे पहले हमें, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए की जो एज है ना वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज बी। सबसे पहली कंडीशन ये है। हमें बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि किसको हमें लेट करना है, एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो अर्जुन की एज के बारे में बात की गई है, क्या जो ये बी है
मतलब अर्जुन है, ए क्या है आपके पास, अर्जुन है, ठीक है, और बी मान लो कुछ भी है, भोली मान लो बी से, ठीक है, भोली। तो हमारे पास अर्जुन की एज के बारे में बात की गई है क्या, भोली की एज के बारे में बात की गई है, नहीं। तो हमें लेट भोली की एज करनी पड़ेगी, लेट भोलीज एज क्या होगी, एक्स। तो अर्जुन की क्या होगी, तो अर्जुन की क्या बोली हुई है उन्होंने कि जो भोली की एज है उससे ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स उसकी, तो एक्स है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। ये आ गया हमारे पास। अब हमें इनकी प्रेजेंट एज के बारे में पता चल चुका है। अब उसने क्या बोला है 5 ईयर अगो, तो सीधा पहले यहाँ से 5 ईयर अगो अर्जुन की क्या होगी 5 ईयर अगो 5 साल पहले। अभी अर्जुन की 2x है, 5 साल पहले क्या हो जाएगी -5। उसके बाद जो भोली है उसकी क्या होगी 5 ईयर, अभी उसकी x है, 5 साल बाद हो जाएगी x - 5। तो अब हमने सब कुछ अपना फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड उस पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड सिचुएशन दे रखी है कि जो अर्जुन है ना, जब 5 साल पहले अर्जुन जो है उसकी एज 3 टाइम्स थी भोली की एज से। तो अर्जुन की एज क्या है 5 साल पहले 2x - 5, भोली की एज क्या है x - 5, तो इसकी एज से वो 3 टाइम्स थी। तो ये बनी आपकी इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 5, ये आ जाएगा 3x - 5, सॉरी 3x - 15, दोनों को मल्टीप्लाई होना ना। तो ये x एक साइड, ये 2x, ये प्लस का था तो इस तरफ माइनस का, इज इक्वल टू में ये माइनस का 15 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का 15। तो अब देखो इसके आगे प्लस है, लाइक टर्म्स होगी ना, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1x बचेगा, वह दोनों में बड़ा कौन है 3, उसके साथ है माइनस साइन, इज इक्वल टू में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आएगा, दोनों में बड़ा कौन है 15, उसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ गया हमारे पास 10 ईयर, विच मीन्स की जो भोली है उसकी एज हमारे पास 10 आ गई। तो जो अर्जुन है उसकी एज क्या होगी 20 ईयर्स। और हमेशा याद रखना है एज हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, कभी भी एज नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास एज, जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। बाकी मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं अलग से एज के क्वेश्चंस के, तो आप वहां जाके देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, राइट। अभी हम ना एक्सपोनेंट होता है हमारा टॉपिक, वहां से भी बहुत बहुत पेपर में देखने को मिलता है एक्सपोनेंट्स, जिसमें हम पावर्स के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, a रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल टू में a m प्लस में n, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स प्लस में, बेस सेम है बीच में डिवाइड का साइन तो पावर्स माइनस में, और एक होता है कि पावर सेम हो जाए, बेस अलग अलग है पावर सेम है, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, अगर बीच में डिवाइड है तो ये डिवाइड, ऐसे करके a/b/m। एक इम्पॉर्टेंट जो है ये ज़्यादा यूज़ में आती है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास लिखा हुआ x पावर -a ऐसे, तो कभी भी पावर को नेगेटिव में नहीं रखते हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो जब भी किसी भी पावर को पॉजिटिव बनाना है उसका रेसिप्रोकल कर दो ऐसे। अगर ऐसे लिखा हो 1/x माइनस में a, तो इसको ऊपर ले जाओ रेसिप्रोकल कर दो ऐसे, तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी पावर, ठीक है। एक ये, एक और एनीथिंग पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, और 1 पावर एनीथिंग मतलब 1 की पावर कुछ भी हो तब भी आंसर 1 आएगा, ये भी याद रखना है आपने एक्सपीरियंस में। अब आपको क्वेश्चंस पता है क्या आता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक सो ना, पिछला जो अभी जून का पेपर हुआ ना उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था 7 पावर -3 पावर कुछ ऐसे करके माइनस में 1/3 ऐसे आया था। तो ये बच्चों से सॉल्व ही नहीं हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो नेगेटिव पावर है, जब भी नेगेटिव है रेसिप्रोकल कर दो 1/7, 1/3 माइनस 1/3, ये पॉजिटिव का 1/3 है माइनस है, ये कैंसिल हो गया, क्या सिंपल सा आंसर आना था आपके पास 1/7 ऐसे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, बस ये इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स के, ताकि आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। लाइक ये बहुत ही सिंपल सा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 3 पावर 0 4 पावर 1 प्लस में है ना, प्लस से लिखा मैंने, नहीं मल्टीप्लाई में लिख दिया, एंड मल्टीप्लाई में 2 पावर 2। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, ऐसे
मल्टीप्लाई में 2 पावर 2, बताओ कितना आएगा। तो एनीथिंग पावर 0 मैंने क्या बोला है, क्या होगा 1, प्लस में 4 पावर 1 है तो 4 ही होगा। मल्टीप्लाई में 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 पावर 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4। तो ये कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया 20। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में एज सच इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, जस्ट आपको क्या करना है, और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। लाइक ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, देखो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 पावर -3 होल पावर -2, यही है ना, हाँ ठीक है यही है। तो इसको भी सॉल्व करना है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पावर 4 को एज इट इज रहने दो, इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल नीचे ले जाओ, अब इसी को -2 अभी रहने दो। तो 3 पावर 4 का मतलब क्या होता है हमारे पास 27, 81 आ जाएगा ये 81, और नीचे आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई करके, पावर क्या आ जाएगा इसका -2। अब ना आपको ऑप्शन में ये वाला होगा ही नहीं, ऑप्शन में 81 अपॉन में 125, उन्होंने पता होगा बेशक ये ऑप्शन, पता क्या होगा 1A ऑप्शन होगा, 81 अपॉन में 125 पावर में 2, ऐसे कर दिया उन्होंने, आपने ये देखना 81 अपॉन में 2, ये आंसर। पावर भी तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर दे रखी है उसने, नेगेटिव पावर दे रखी है, तो जब भी आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, क्या बोला है मैंने, रेसिप्रोकल कर दो। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, 125 अपॉन में 18 पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन में 81 पावर इसकी हो जाएगी पॉजिटिव। ओके ओके, पर ना इसके ऑप्शंस में पता कैसे दे रखा है, ये तो हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वैसा हो सकता है, ये मैंने इसको सॉल्व करवा दिया आपको ऐसे। उन्होंने ना कि ये पावर्स है ना, जो पावर्स ये पावर्स है ना, ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कैसे, देखो 3 पावर यहाँ पे इसकी पावर -2, 5 पावर -3 इसकी -2 से, देखो अब 4 2 से क्या हो जाएगा 8, बट साइन माइनस का, मल्टीप्लाई में 5 पावर 3 to the 6, बट माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते हैं माइनस माइनस में प्लस। ये शायद से बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि मैम यहाँ तो इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का मतलब दोनों साइंस के बीच में 3 आ रहा है, फिर आपने प्लस कैसे कर दिया, बट अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो फिर हम इनको माइनस माइनस में प्लस कर देते हैं, तो ये इसका आंसर है, ऐसे ऑप्शंस में दे रखा था। तो अगर ऐसे बाहर पावर दे रखी हो तो सभी से पावर अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस हैं। अभी हम डेसिमल का आइडिया दे देती हूँ थोड़ा सा। ये अभी तक सभी छोटी क्लासेस के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। डेसिमल, तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में लेट्स से ये हमारा है ओके, अगर हम अपना नंबर सिस्टम को देखें ना थोड़ा सा, नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारा, ऐसे होता है वंस, फिर यहाँ पे टेंस, फिर हो जाता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करके नंबर सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इस तरफ बीच में आता है हमारा पॉइंट, तो इस तरफ पता कैसे चलता है, ऐसे 110, उसके बाद 100 1th अपॉन में ऐसे ऐसे चलता है डेसिमल, बीच में ये जो चीज़ है ना, ये क्या है डेसिमल, मतलब चल तो इधर भी टेंस की फॉर्म में रहा है, देखो ये 10 हो गया, ये 100 हो गया यहाँ पे, फिर ये सॉरी ये 1 ही था ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर ये 10,000, 10 10 से कर रहे हैं, 10 10 से इधर मल्टीप्लाई और इधर पॉइंट के इधर डिवाइड, तो इसको 10th ऐसे बोलते हैं, 10th 100th ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में देखो हमें क्या क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि ये 5 अपॉन में लाइक 100 है, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। तो डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना इजी नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द स्टार्टिंग की आपको समझा रही हूँ कि कैसे डेसिमल लगाते हैं। कितनी जीरो है नीचे 10, 2 जीरो है ना, तो उतने अपना नंबर लिखो ऐसे,
उतनी डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना होता है। यहाँ तो एक ही डिजिट है तो एक डिजिट हम 0 से बना देंगे, 0 पॉइंट में 0.5, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ना क्वेश्चन ना आपको ये ऐसे आता है कि बताओ क्या आंसर होगा। आपके पास है 500 एंड 5/10। ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10th। बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 500 का मतलब तो 500 होगा, प्लस में हम ये 5/10 सोच लेंगे कि ये 500 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये हमारे पास। 500 5/10 का मतलब क्या है, 5/10 है 5/10 का मतलब 5/10। तो ये 500 एज इट इज आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट में 5, क्योंकि 0 नीचे पॉइंट है, एक डिजिट के बाद है, तो क्या आ जाएगा 500 पॉइंट में 5 आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, जैसे यहाँ पे 5/10 उसके बाद वो लिख देता कि 10/100 ऐसे लिख देता, तो फिर प्लस में क्या आ जाना था ऐसे 100, तो प्लस में क्या आ जाना था 0 पॉइंट में 2 बार ना 1 नहीं आना था, तो यहाँ हमारा 6 आ जाना था ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल्स में से। तो ये 10th का ध्यान रखना है, 10th मतलब कि वो डेसिमल के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद की बात कर रहा है। अभी अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना हो तो वो भी बता देती हूँ कैसे कर सकते हो आप डेसिमल से फ्रैक्शन। अपॉन में कितना है, नहीं डेसिमल यहाँ लगा रखा है डेसिमल, तो ये जो पूरा नंबर है उसको लिख दो 156, अपॉन में जहाँ पे पॉइंट है उसका बना दो 1, उसके बाद जितने भी नंबर है उनकी उतनी लगा दो 0, तो ये आंसर है इसका 156 अपॉन में 100। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जितना जो नंबर है उसको पूरा लिख दो, पॉइंट का 1 बना दो, उसके बाद जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज लगा दो अपनी। ठीक है, तो ये डेसिमल वाला था, एक्सपोनेंस डेसिमल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का कैसे आएगा आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन ऐसे लाइक ये है कि 356 ऐसे, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो ये कैसे जा सकता है 356 मल्टीप्लाई में जितनी भी जीरो है ना वो 10 की पावर में चली जाएंगी, बट ये नहीं होगा आपको ऑप्शन में। उन्होंने पता क्या दे रखा होगा 3.56 10⁻6 ये दे रखा होगा आंसर में। अब ये कैसे आया, देखो हमने सिंपलेस्ट सा ये बना दिया। अब यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाए, 2 के बाद मतलब 100 आया हो ना नीचे, अगर 100 यहाँ आया तो 100 हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। 10⁻4 पहले से ही था, 2 जीरो और आ गई, यहाँ पे 6 आ गया। तो ऐसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर का आपको आइडिया होगा ना, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इज दैट नंबर हैविंग फैक्टर इज 1 एंड इट्स ऑन, कि जिसके जो फैक्टर होता है या तो 1 होता है या वो खुद ही होता है, वो किसी के टेबल में नहीं आता। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, वो किसी के टेबल में नहीं आता है। हमारे पास हमेशा प्राइम नंबर क्या आते हैं, ऑड होते हैं, एक्सेप्ट 2। 2 एक इवन प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक है, MCQs में मतलब आपके पास आता है क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कि क्या इवन प्राइम नंबर पॉसिबल है। यस, कौन सा 2, और सबसे छोटा भी 2 है, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज़ अ यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं उसको, मतलब उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइम नंबर का, भूल गई थी मैं बीच में। एक ना 2-3 चीज़ें आपको ये भी आ जाती है, देखना एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स। तो आपके पास है 3/4। ठीक है, लेट्स से आपका नंबर है 3/4, नंबर कौन सा है 3/4, तो वो बोलता है इसका एडिटिव इनवर्स लिखो। तो जब भी किसी का एडिटिव इनवर्स लगना है सिंपल उसके आगे माइनस लगा दो। अब अगर -1 है उसका एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो -1 तो वो पहले से ही था, उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो तो हम कर देते हैं रेसिप्रोकल उस नंबर को। 3/4 है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/3 ऐसे। ठीक है, ये है। या फिर ना क्वेश्चन ऐसे हुआ है 5/3 मल्टीप्लाई में 4/15, इसका रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कट हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो अब तो नहीं होगा, 4/9 आ गया। जब रेसिप्रोकल करेंगे 9/4 आ जाएगा इसका, ऐसे ऐसे भी आए हुए हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट करने में। देखो अगर आपके पास ऐसा है 5/3 डिवाइड 13/65, लाइक ऐसे है आपके पास, तब ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड की बनती है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल, 13 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25/3, तो इसका अगर हमें रेसिप्रोकल करना है वो हो जाएगा 3/25, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, तो जस्ट मैं बता देती हूँ कि ये भी हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स हो गया नंबर सिस्टम और स्टैंडर्ड फॉर्म का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट पे ही चलते हैं। स्क्वायर्स का तो आपको आइडिया ही होगा, स्क्वायर क्या, पावर्स 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 9, ऐसे ऐसे स्क्वायर होते हैं आपके पास, ठीक है। एक ना फॉर्मूला है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास लेट से 5 का स्क्वायर है एंड 6 का स्क्वायर है, तो बताओ इनके बीच में कितने नंबर होंगे। ये तो बिल्कुल छोटे हैं, मतलब अगर आपके पास फॉर्मूला ये तभी एप्लीकेबल है अगर ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एक के बाद दूसरा, ऐसे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा ये। 5 एंड 6 मतलब कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होने चाहिए। फॉर्मूला होता है कि इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, m प्लस में n माइनस 1, m क्या होगा 5 प्लस में n क्या होगा 6 माइनस में 1, 11 माइनस में 1 कितने 10, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 10 नंबर आएंगे। देख भी लेते हैं, इसका स्क्वायर होता है 25, इसका होता है 36, तो कितने आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं बीच में, 26 से लेकर के 35 तक काउंट कर लो, हमारे पास कितने बचे, 10 ही बचते हैं बीच में नंबर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है आपको याद रखना है। बाकी आता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको आता ही होगा, स्क्वायर रूट ऐसे करके लेट से हमें फाइंड आउट करना है 36 का, तो 2 के टेबल से गया ये हमारे पास 18 पे, फिर 2 के टेबल पे 9 पे, फिर 3 के टेबल पे 3 पे, ये 3 के टेबल पे 1 पे, फिर 2 2 का पेयर बना लेते हैं, इसमें से एक इसमें से एक, 2 3 6, ऐसे ऐसे कोई भी नंबर हो। डिवाइड वाला मेथड भी होता है, चलो बता देती हूँ डिवाइड वाला भी। लेट से हमें फाइंड करना है 5 7 6 का, तो डिवाइड वाले मेथड में क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं, पीछे से पेयरिंग, ये 2 नंबर ये 1 नंबर। टेबल कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ ऐसे 1 1 ज़ 2 2 ज़ 3 3 दा, ये ऐसे टेबल पढ़ा जाता है। तो 5 है 2 पे चला जाएगा, 2 2 द 4, ऐसे माइनस करेंगे 1 7 6 नीचे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी यहाँ आया उसका डबल, 4 कर दिया डबल। उसके बाद यहाँ नंबर लगाने शुरू करते हैं, कैसे, 1 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 84 आ जाएगा, 3 लगाएंगे उसके बाद 4 लगा देते हैं, 4 लगा दिए यहाँ पे, 4 4 द 16 1 कैरी, 4 4 द 16 17 कितने पे चला गया 4 पे, 176 0, तो हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 24। तो ऐसे हम स्क्वायर वाले मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने स्क्वायर रूट को, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको ये भी आता है, वो भी बता देती हूँ मैं। कि लेट से ये मैंने छोटा नंबर लिया ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेथड तो सेम है कि 54 है आपके पास, कोई भी नंबर हो सकता है, बड़ा नंबर लेंगे वो, कि उसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। तो ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो कितने पे जाएगा ये, 2 पे 7 पे, फिर ये 3 पे चला जाएगा हमारे पास 9 पे, फिर ये 3 पे 3 पे 3 पे 1 पे। देखो इसमें 3 का पेयर बन रहा है, क्या इनके पेयर बन रहे हैं, तो इनके पेयर बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पेयर बनाने के लिए 2 से, तो 2 3 द 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिवाइड पूछेंगे तो डिवाइड भी 6 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्स्ट्रा पेयर हैं, ऐसे है ना, ये 3 3 2 3। अब डिवाइड पूछा है उसने, तो डिवाइड भी तो यही एक्स्ट्रा है, तो इनसे ये कैंसिल होके ये परफेक्ट स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अगर इनकेस आता है कि किससे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का भी आता है, तो जब भी पूछें कि क्या उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड वाला मेथड। जैसे ये हमारे पास 6 2 6 ले लिया मैंने कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, सेम वैसे ही 2 ऐसे, तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा 4 पे 126, 2 का डबल हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, सो ये 5 से चला जाएगा 125 आ जाएगा, नीचे कितना बचा 1, तो जितना रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर कितना है 1, तो अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे 6 2 5, तो ये तो होता ही है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट करने के बारे में पूछेंगे तो डिवाइड वाला मेथड करके जो भी रिमाइंडर बचता है,
अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बारे में पूछेंगे तो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन करके जिसके भी पेयर बचते हैं, अगर मल्टीप्लाई करनी तो पेयर बना दो, अगर डिवाइड करनी है नीचे उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मोस्ट फेवरेट जो इनका क्वेश्चन है ना स्क्वायर रूट का, वो पता क्या, स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन ना ऐसे आएगा, देखो जब भी आपको स्टेटमेंट में ना ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि जैसे ये हुआ कि कोई डोनेशन वाले आए हैं स्कूल में, है ना, कि डोनेशन करनी है आपको किसी कैंप के लिए, कहीं पे भी जा रहा है, तो मानो 7th क्लास में हर एक क्लास ने, कोई भी क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास है उसमें हर एक बच्चे ने जो जो उसकी क्लास है, लाइक फर्स्ट क्लास है तो हर एक बच्चे ने 1-1 रुपीज़ डोनेट करे, सेकंड क्लास है तो सेकंड ने 2-2 रुपीज़ कलेक्ट करे, 3 क्लास, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास मतलब ना हमेरे पास ना क्वेश्चन नहीं आ रहा है सामने ना, क्वेश्चन ऐसा ही होता है वो कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है, जैसे आपको मतलब आपके पास ना, मैं बोल देती हूँ कि आपके पास है 1096 बच्चे हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से खड़ा करना है कि रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास वो एक नंबर दे देंगे कि एक नंबर दे रखा है, उस नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि बच्चों को इस तरीके से अरेंज करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो हमारे पास, ठीक है। जैसे रो हमारे पास इस तरफ को होगी ना, ये ऐसे रो में जितने बच्चे 2 3 4 5 6 7, तो अगर 7 बच्चे एक रो में है तो 7 ही कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी अरेंजमेंट बनाने के लिए इसमें से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हर एक रो में कितने बच्चे आते हैं, या तो ऐसे आएगा, तो या तो कितने बच्चे, या फिर ऐसी अरेंजमेंट करने के बाद कितने बच्चे बचते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा। हम देखते हैं, देखो इसको करने के लिए 1096 हमें करना पड़ेगा, वही स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट डिवाइड वाले मेथड से, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितने बच्चे बचते हैं, कि ऐसी अरेंजमेंट करने के बाद एक्स्ट्रा कितने बच्चे बचते हैं, तब हमें डिवाइड वाला मेथड करना पड़ेगा। अगर तो सिर्फ जैसे ऐसा क्वेश्चन आया कि हमें ऐसे नंबर ऑफ रोज और कॉलम में इक्वल कंट्रीब्यूशन करके बैठाना है बच्चों को, तो हर एक रो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज या कॉलम कितनी होंगी, फिर तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो पेयरिंग कर दी तो 3 पे चला जाएगा, ये 3 3 द 9, क्या बचा 196, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 1 से करेंगे 61 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे 6 3 द 18, 6 3 द 18 198, 3 पे बड़ा हो गया तो 2 पे चला गया, कितना आ गया 124, तो कितना बचा ये 2 बचा, यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे 72 बचा। तो अगर वो पूछे कि हर एक रो और कॉलम कितनी आएंगी 32, तो हर एक रो में बच्चे कितने आएंगे, रो और कॉलम तो हमारे पास 32 आएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, वो अरेंजमेंट करके बच्चे कितने बच रहे हैं 72। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स का भी होता है कि प्लांट्स लगाने हैं आपको इस तरीके से, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब हर एक रो में उतने ही प्लांट्स आए जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो ऐसा होगा वो क्वेश्चन, ऐसा आया था ये जून के पेपर में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में भी सिर्फ सिंपल क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, किसी का भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल वही प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के 2 की जगह 3 3 पेयर करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्यूब रूट हो गया। मीन मीडियन मोड वाला थोड़ा सा वो भी बता ही देती हूँ चलो आपको, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये है कि ये नंबर है, इसमें बताओ इसका मीन पूछ लेते हैं, मीडियन पूछ सकते हैं, और मीन पूछ सकते हैं, मीडियन पूछ सकते हैं, और मोड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे हैं तो मोड तो होता है जो मैक्सिमम टाइम आता है नंबर, तो मैक्सिमम टाइम कौन सा आ रहा है 2, यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 हो गया मोड। और एक पूछते हैं रेंज, ठीक है, मीन मीडियन के बारे में। रेंज होता है ना हमारे पास जो हमारा हाईएस्ट नंबर है माइनस में लोएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है माइनस में लोएस्ट नंबर है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है 9, लोएस्ट नंबर कौन सा है 2,
तो 9 माइनस में 2 करके कितनी आ गई रेंज 7। तो रेंज के बारे में पूछते हैं। हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है माइनस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है मीन। तो मीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्लस कर दो, डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है 2 2 4 4 और 2 6 हो गया। 6 में हम 9 प्लस करेंगे 15 15 और 5 20 26 30 34 37 37 हो गया। वेट अ मिनट, 2 2 6 6 और 9 हो गया 15 20 26 30 34 37 40 47 और 47 में हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 47 ना 53 अपॉन में टोटल कितने नंबर 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसको डिवाइड करके। तो मीन का तो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये किसका फॉर्मूला है, ये मीन का है कि इसका सम करके अपॉन में जितनी टोटल फ्रिक्वेंसी। अब बारी आती है मीडियन की। तो मीडियन करने के लिए हम कैसे करते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो 2 2 आएगा, उसके बाद 3 3 आएगा, फिर 4 4 आएगा, उसके बाद 5 है, फिर 2 टाइम्स 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है, हो गए 12। 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए 12 नंबर है ना हमारे पास, ये तो 12 का कोई मिड पॉइंट नहीं आएगा। लाइक मैंने 5 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, 5 नंबर मैंने यहाँ से छोड़ दिए, बीच में 2 नंबर बचे। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 4 प्लस में 4 अपॉन में 2 कर दो, तो 4 प्लस में 4 क्या आ जाएगा 2, 8 अपॉन में 2 करके भी आएगा, तो आंसर 4 ही है। तो 4 हमारे पास मीडियन आ जाता है। ऐसे हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इसके ऊपर भी, ये तो छोटा सा टॉपिक था, तो ये भी ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब हम टॉपिक तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बता देती हूँ थोड़ा सा। फिर हम अपने थोड़े से कॉम्प्लेक्सिव टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास, x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 1। पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमारे पास डिग्री जो है, मतलब जैसे ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 1, इसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं अपना, ठीक है, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल में ना क्वेश्चन पता किसके ऊपर आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, और आता है कि आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखना उन दोनों चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसकी डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें आएगा। देखो क्वेश्चन पता आपको कैसे आता है, लेट्स से कि ये x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में k, देन k क्या होगा आपके पास, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनना है अब आपने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल से कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, विच मीन्स कि हमें इसमें x की वैल्यू, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 4x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में k और इज इक्वल टू भी 0 होगा। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो मतलब कि जिसको बोला है वो उसका फैक्टर है, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0 को रख के, और वहाँ से हमें x की वैल्यू जो आई है उसको पुट करना है, जिस इक्वेशन में बोला गया उसका फैक्टर है उसको भी हमें 0 के इक्वल रखना है। तो ये आ गया 4, x की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब प्लस में 3, x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस में 4, 2 माइनस k इज इक्वल टू में 0। तो अब ये 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस में 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 8 माइनस में k इज इक्वल टू 0, 8 4 ज़ 32 प्लस में 3 4 ज़ 12 माइनस में 8 माइनस में k इज इक्वल टू में 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास
ये 32 है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस कर लेते हैं तो इसमें ये हो जाएगा 44, माइनस में 8, माइनस में k इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 44 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 36, माइनस में k इज इक्वल टू 0, तो माइनस k इज इक्वल टू में ये प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k कितना है हमारे पास 36। तो ऐसे एक क्वेश्चन तो ये आता है इसका कि ये इसका फैक्टर है, तो बताओ उसमें से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि x माइनस 2 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 2x³ माइनस में 2x² प्लस में 4x माइनस में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखो अब इसको डिवाइड कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। 2x³ माइनस में 2x² प्लस में 4x माइनस में 2, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपने ध्यान से, यहाँ है x माइनस में 2, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2x³ मतलब x की कितनी पावर चाहिए 3, यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब मल्टीप्लाई करना है एक 1 पावर तो पहले ही है उसकी, तो 2 से, और एक आगे भी क्या चाहिए 2, तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³, यहाँ माइनस है तो माइनस 2⁴x², ये बन गया हमारे पास। तो किससे करा हमने 2x² से करा, 2x³ आ गया और माइनस का 4x² आ गया। ध्यान रखना है जो जिसकी पावर है उसके नीचे ही लिखना है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये नीचे वाला साइन ही देखा जाएगा, अब ऊपर वाला भूल जाना है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2x² ही आएगा, दोनों में बड़ा कौन सा है 4, उसके साथ आ गया, बाकी सारे नीचे एज इट इज। अब हमें क्या बनाना है, x माइनस 2 से पावर कितनी बनानी है, x² बनानी है, तो x से कर देंगे, और हमें 2 भी चाहिए 2, तो कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा, माइनस में 4x आ जाएगा हमारे पास, ऐसे आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं 2x² आ गया, माइनस में 4x आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 8x माइनस में 2 आएगा। अब x माइनस 2 है तो x तो है, x है, 8 से कर दो सिंपल, 8x माइनस में 8⁴ 8x माइनस में 16, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास प्लस में 2x प्लस में 8, ऐसे। तो रिमाइंडर कितना आया नीचे, रिमाइंडर आया आपका 14, या वो रिमाइंडर पूछ लेते हैं या फिर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो ये आता है पॉलिनोमियल में क्वेश्चन, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। या फिर पॉलिनोमियल में कौन सा क्वेश्चन आता है, देखो पॉलिनोमियल में ये वाला कि बताओ ये जो गिवन इक्वेशंस है क्या वो पॉलिनोमियल है, √x माइनस में x² प्लस में 4, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी √x माइनस में x पावर 3/2 माइनस में x प्लस में 4, सी में x 3/2 प्लस में x 1/2 माइनस में 3, 0, ऐसे ऐसे कि बताओ इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपको याद रखना है पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, डिग्री मतलब जो पावर होगी हमारे पास x की, वो हमेशा होल नंबर होगी, क्या होगी होल नंबर, मतलब कैसे 0 1 2, कभी भी नेवर विल बी इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शन में नहीं होगी। यहाँ पे चले x की पावर रूट है 1/2, नहीं होगा, यहाँ पे भी पावर रूट है। अब यहाँ पे ये भी देख के हमें लगेगा डी ऑप्शन होगा, उन्होंने दिया हुआ नन ऑफ दिस, तो वही हम टिक कर देंगे जो कि हो जाएगा गलत। यहाँ देखो x की पावर ना 1/2 है, नीचे कितनी है 3/2 है, तो ये बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, तो दिख रहा है आपको इस साइड, यहाँ करूँ तो x है 1/2 है, माइनस में क्या हो जाएगा 3/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 माइनस में 3 तो कितना आ जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल करके माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा लो ना, अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तब भी नहीं आएगा ना,
यहाँ लगा देते हैं माइनस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस में नेगेटिव भी नहीं हो सकती है पावर, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऐसे। तो पॉलिनोमियल में से एक तो डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसा आया वो बता दिया मैंने, एक ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एक हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 36 इज इक्वल टू में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि डिग्री कितनी है, 2 है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैसा क्वेश्चन आता है, या तो इसके फैक्टर्स पूछ लेंगे, फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दो इसके वे होते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा के, एक होता है सिंपल हम प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और एडिशन वाला जो PCF वाला जो रूल होता है, ठीक है, उससे कर लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, मतलब कांस्टेंट हम 36, तो ये 36 है, तो हम 36 को देख देंगे किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 1 और 36, 2 के टेबल में आता है 2 और 18, 3 के टेबल में आता है 3 12, 4 के टेबल में आता है 9, ऐसे करते करते सभी टेबल में आता है। तो हमें इन सभी में से एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करके सेंटर वाली टर्म आ जाए, तो ये रहा वो पेयर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इन साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 और 9 इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 9 है ना, तो 9 के साथ वही साइन आएगा जो यहाँ पे है, यहाँ लगा दिया हमने 9, साथ में चलेगा x। अब हमने -9 लगा दिया, इसे 13 बनाना है, तो हमें यहाँ -4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं प्लस लगा देती हूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस में 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो पेयर बन गया, इनमें से x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा x, यहाँ -9, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, -4, यहाँ आया x, जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू में 0, तो ये दोनों पेयर सेम बने हैं, विच मीन्स हमने सही करा है। इसमें से एक पेयर लिखना है, और ये x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9 और 4, ठीक है। एक तो ये वे है, दूसरा वे है हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये हमारे पास वे। तो यहाँ पे ना एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से डोनेट करते हैं वो होता है ये वाला b स्क्वायर माइनस में 4ac, एक मिनट रूट नहीं होता है इसके ऊपर, b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पता क्या आता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको याद रखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तब इसके रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। मतलब रूट रियल का मतलब है कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं फ्रैक्शंस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो वो रियल होंगे बट इक्वल भी होंगे। उसके बाद अगर डी की वैल्यू नेगेटिव जाती है लेस देन 0, तो हमारे पास जो रूट है ना वो हमारे इमेजिनरी होंगे। यही क्वेश्चन आता है कि हमें बताना है कि जो डी है उसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी। तो वो तो हम डी की वैल्यू से, तो यहाँ देखते हैं हम डी की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। अब ये ए बी सी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 36, ये थी हमारी इक्वेशन। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो होता है बी, और हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो होती है हमारी सी, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, बी है हमारा, साइन भी साथ में चलेगा, माइनस में 13 का स्क्वायर -4 एज इट इज, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी है हमारे पास 36 इज इक्वल टू में 0। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस में 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई में 4, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 12 टू 144, तो ये आ गया 144। दोनों को माइनस करेंगे, 169 माइनस में 144, 5 6 -4 2 25,
तो ये आ गई वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आई। डी क्या आया हमारे पास, ग्रेटर देन 0। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट हमारे पास तो आए हैं, रियल है मतलब पॉजिटिव ना है, और अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल में से ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का। मैंने अपने थ्योरी लेक्चर्स में इसको डिस्कस नहीं करा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाद में करेंगे अब हम आपके एग्जाम के बाद डिटेल में, बाकी आपको तो अभी क्रैक करना है ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े। तो हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, नेक्स्ट किस पे चलते हैं, हम ज्योमेट्री पे चलते हैं, ठीक है। चलो ज्योमेट्री पे चलते हैं। पहले आता है ज्योमेट्री से पहले है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस की बात करें तो लाइन स्पेशली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, और दूसरी होती है पैरेलल लाइंस। दूसरी कौन सी है हमारे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन द एंगल्स बिटवीन द टू लाइन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। पैरेलल लाइंस होती है ये जो कभी ना मीट होने वाली लाइंस है हमारे पास। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या फ्रेम होता है, ऐसे लाइंस दे रखी है, ऐसे आपको ये दे रखे होंगे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे, और अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कैसे बताया हुआ है, लाइंस के ऊपर, लाइंस के ऊपर और एक साइड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लाइन के नीचे और एक ही साइड ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के एक साइड और ऊपर वाली साइड ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, एंगल 1 एंड 2 इक्वल होगा, एंगल 3 एंड 4 इक्वल होगा, 5 एंड 6 इक्वल होगा, 7 एंड 8 इक्वल होगा। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कौन से एंगल आते हैं इसमें, ये वाले, एक ये लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, इस तरफ, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी होते हैं इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, दिस वन, ये लाइक ये x है, ये y है, तो x प्लस में y ये हमारे पास 180 डिग्री होती है, कि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है इंटीरियर है, वो सप्लीमेंट्री होती है, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट्स से ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा। सो अगर ये एंगल 40 है ना, तो ये एंगल भी 40 होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये हमारा बन रहा है लीनियर पेयर, तो इसको मान लो x, तो x प्लस में 40 180 डिग्री के इक्वल, तो x क्या आएगा 180 माइनस में 40 करेंगे 140। तो ये लाइंस एंड एंगल का है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इतना ही आपको ताकि रिवाइज करवा दूँ, ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हम इतना ही कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना ज्योमेट्री में। ज्योमेट्रीज में एरियाज वाला पार्ट, ठीक है, एरियाज वाला पार्ट, एरिया एंड पेरीमीटर्स का, तो मैंने डिटेल में सारा करवाया हुआ है, किसका क्या एरिया होता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ठीक है। जनरली जो आपका मेन है ना 3D वाला, उस पर ध्यान देना है, कौन, सिलेंडर, ज़्यादातर यही कौन, सिलेंडर और रोम्बस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन, सिलेंडर एंड रोम्बस। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको सिलेंडर ले लिया आपने, सिलेंडर की जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया है 444 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, और उसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो बताओ उसकी हाइट क्या होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) इज इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 हमें पता है कितना है, 2 पाई पता है 22/7, और r कितना दे रखा है 14, h हमें नहीं पता, h को h रहने दो, 4 4 14, 7 1 7 2 तो h यहाँ से क्या आएगा 4 4 40, मतलब 440, ये सारा नीचे चला जाएगा क्योंकि ये ऊपर है उस तरफ नीचे, तो 2 2 24, ये तो कैंसिल हो गया, 10 बचा, 2 1 5, h कितना बचा 5 मीटर सेंटीमीटर। ऐसे जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा होगा, उसमें से एक चीज़ जो भी एरिया में यूज़ होने वाली है, जैसे हमारे पास अगर कौन है, कौन का जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है होता है πRL,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें आर दे रखी होगी, एल फाइन करने को बोलेंगे, एल दे रखी होगी, आर फाइन करने को बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एरियाज और पेरीमीटर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब हर एक क्वेश्चन थोड़ा ना करवाऊंगी आपको, हर एक एरिया को लेके, तो वीडियो बहुत लेंथी हमारा ज्योमेट्री में ही हम रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कि अगर आप अभी और टाइम रिवीजन करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, या इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आपके पास ऐसे सिचुएशंस है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसे ही जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद ना कौन कौन का थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। सभी के फॉर्मूले याद करने हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में डायगोनल D1 एंड में D2 वाला, ठीक है। कौन अगर आपको आइडिया है तो शेप कैसी होती है, ऐसी देखने को मिलती है, ऐसी कौन। तो ये उसकी रेडियस रहती है, ये क्या रहती है उसकी, ये रेडियस है हमारे पास, ये हाइट है, ये है उसकी स्लेंट हाइट। तो इसकी वैल्यू होती है ये हमारे पास, कि अगर हमें हाइट और रेडियस दे रखी हो ना तो ऐसे, क्योंकि ये ना हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल से हमें याद आता है राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी फेमस ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो ये आपका है बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको देखते आपके दिमाग में आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इससे रिलेटेड थ्योरम है। बाकी इनके एरिया के बारे में आपको पता ही होगा, एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। और उसके बाद एक और होता है हीरोन फॉर्मूले वाला, कौन सा, दिस वन, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, वेयर ए बी सी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है आपके पास, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ये रही है वाली ट्राइंगल ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर पेरीमीटर कोई पूछे, जो भी साइड्स दे रखी है उनको प्लस कर दो। अब सेमी पेरीमीटर है तो मतलब जो हमारा पेरीमीटर है उसका 2 रेसिप्रोकल, ये आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास ये भी ट्राइंगल का एरिया शो करता है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने कौन में ये बताना था कि अगर आपको एल ना दे रखी हो तो एल आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये कौन का एरिया होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है कौन की, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। और सिलेंडर की वॉल्यूम बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम एरिया सब कुछ आपने याद करना है अपना, ठीक है। उसके बाद एंगल्स की बात करें, ठीक है, एंगल्स का बता देती हूँ बट वो छोटी क्लासेस का है, अब थोड़ा कम आना स्टार्ट हो गया है। चलो फिर भी आपको बता देती हूँ, एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। एक्यूट ऑब्ट्यूज, राइट एंगल तो पता ही है आपको, रिफ्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो भी 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेकर के 180 के बीच वाले हैं, 90 से ग्रेटर हैं और 180 से छोटे हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल 360 में से कोई भी एंगल है वो माइनस कर दो, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल 180, कंप्लीट एंगल 360। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हमारे पास दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हो। जैसे आपके पास है 60, कोई बोले इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ और सप्लीमेंट्री, तो जब भी हमें ऐसे आता है किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो 90 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 में से माइनस कर दो। तो 90 माइनस में 60 30, 180 माइनस में से 60 120, ऐसे। तो ये आपका ज्योमेट्री के बारे में था, ठीक है। ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट शेप्स कौन सी है मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। उसके बाद दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बनती है, ठीक है। इससे मेरे को याद आई एक चीज़, ओके, पैरेललोग्राम से थोड़ा सा पैरेललोग्राम को देख लेते हैं, फिर अपनी ज्योमेट्री को कंपाइल अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो लेट्स से ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। या ये है, इसको भी रहने देते, या ना इससे बेटर ये रहेगा कि ऐसे कुछ है ना, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये साइड है वो इसके इक्वल है और ये साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ना ये इसमें ना ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है, तो कौन सी ट्रायंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी हमने वो बताना है। यही क्वेश्चन आया हुआ था, नीचे बता देना उन्होंने। देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये जो एडी साइड है ना, हम देखते हैं एडी साइड किसके इक्वल है। एडी साइड जो है ना वो हमारी बीसी के इक्वल है, और जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है डी सी के, और बीच में ए सी जो है वो कॉमन है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन बनी, इससे हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आ रही है। तो इसको पता आपने कैसे करना है, कोई एक उठा लो अपना, ए डी उठा लो। ए डी जो है वो हमारे पास बी सी के इक्वल है, ए डी जो है हमारे पास बी सी के इक्वल है। ये तो हो गया हमारे पास ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अब इसमें कौन कौन से लेटर बचे हैं, देखो ए डी, इसमें डी के साथ ही ट्रायंगल बना रहा है, ए बी डी, यानी कि बी बचा है हमारे पास, तो बी लगा दो यहाँ पे, बी लगा दिया हमने, है ना। और इसमें क्या बचा है, बी सी, ये रही बी सी, इसमें भी हमारे पास डी बचा है तो डी लगा देंगे हम। नहीं वेट अ मिनट, कौन कौन सी ट्रायंगल आई हमारे पास इक्वल, बी डी बचा हुआ है ना, और सी कॉमन ए सी थोड़े ना, कॉमन ए सी आया हमारे पास। ट्रायंगल दिस वन कॉमन डी बी है, तभी मैं सोचूं ना कॉमन ये वाली है, ये वाली डी बी। ए सी भी हो सकती है अगर हम इस तरफ को ट्रायंगल लेते हैं ना, बट हमने ये ली ना, इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, ये वाली ट्रायंगल। रेड से मार्क करूं, थोड़ा सा वो लगेगा, हमने ये ट्रायंगल ली, देखना मतलब एक ये वाली ट्रायंगल ऊपर बचती है जो ये वाली, हम ये दोनों भी ले सकते थे ट्रायंगल, पर देखो इससे हमने नेम बनाने। अब अपना कॉमन इसमें क्या है, डी बी आया ना कॉमन, तो डी बी आया कॉमन। अब बचता क्या है हमारे पास, देखो डी बी आया कॉमन और डी बी आया कॉमन। अब डी बी आ गया कॉमन, डी बी कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा हुआ है हमारे पास, ए बचा हुआ है तो ए लगा दो आगे, और इसमें क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है तो सी लगा दो आगे, ऐसे। तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएंगी, ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे। अब हमें ये देखना है कि ए डी जो है, यार ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट, ए डी इज इक्वल टू में बी सी ना, इसमें क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है इसमें, है ना, ए बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, ऐसे। अब यहाँ मैंने डी लगाना था ना, हमने पता नहीं क्या कर रही हूँ, नो आइडिया, एक मिनट में। जो हमारे पास ए डी है ना, ए डी वो इक्वल है बी सी के, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बनानी है, ए डी बी सी के इक्वल है। इसमें कौन सा लेटर बचा हुआ है हमारा, डी, और इसमें कौन सा बचा हुआ है, सी, सी 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 बना अभी, अब भी नहीं बन रही है कॉरस्पॉन्डिंग है। यही ट्रायंगल आएंगे हमारे पास, सी ए डी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा इसके, ऐसे ही आएगा ये कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि सी ए डी है हमारे पास, सी क्या, सी ए डी तो हमने ली ही नहीं है, तो ए डी इज इक्वल टू में बी सी तो है हमारे पास, सी ए डी ट्रायंगल तो ली ही नहीं हमने, बी ए बी डी ली है, ए डी ए बी डी, ए डी ली है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो ए डी इज इक्वल टू में बी सी आ गया, तो बचा क्या इसमें, बी सी वाले में, बी सी में डी बचा तो डी लगा दिया, ए डी वाले में ओके, यहाँ बी आएगा, तभी मैं सोचूं ना यहाँ पे बी आएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी हमारे पास। तो ए बी हमारे पास, ए बी डी सी, यही बनेगी ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा पार्ट हो गया था हमारे पास कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बतानी थी।
मतलब नीचे उसने ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, तो ऑप्शंस को आपने जैसे ना हमारे पास ऑप्शंस दे रखे होंगे काफ़ी सारे, तो ऑप्शन जैसे ये दे रखा होगा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके होगा, ट्राइंगल जो भी होगा डी बी सी ऐसे करके दे रखा होगा। तो उसमें ना आपके पास जो कंडीशन बन रही है, जैसे ए बी है वो किसके इक्वल बन रहा है, डी बी की ऐसी कंडीशन। तो ये देखो ए बी यहाँ है, डी बी यहाँ है, तो वैसे ही लिखा है तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब ये ठीक है, हमारी ज्योमेट्री को हमने कंपाइल अप कर दिया है। तो ज्योमेट्री के बाद जाएंगे अब हम अपना, ज्योमेट्री के बाद चलते हैं हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो इसमें परसेंटेज का मतलब है पर मीन्स अपॉन में 100, परसेंटेज का मतलब है जहाँ पे भी परसेंटेज है मतलब अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, सो परसेंटेज लाइक आपके पास क्वेश्चन कैसे होते हैं कि एक लड़की है गीता सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी, कि उसने अपनी सैलरी में से 20% सेव करा, एंड दिस इज 1400, तो उसकी सैलरी क्या है ये बतानी है हमें। तो सैलरी बतानी है, जो भी बतानी है उसको लेट कर लो। सैलरी क्या होगी उसकी, एक्स, सैलरी क्या आ गई एक्स। तो सेविंग जो परसेंटेज है वो कितनी है उसकी 20%, एक्चुअल में जो सेविंग है वो कितनी है 1400। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास कि जो हमारी टोटल सैलरी है उसका अगर हम 40% कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है 1400। तो एक्स 40 अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 1400, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, एक्स हमारे पास आ जाएगा 1400, ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा 4, तो ये 5 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, ये 7 0 7 5 3500। तो उसकी जो सैलरी है वो कितनी है हमारे पास 3500। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें कि परसेंटेज भी दे रखी होगी, उसका नंबर भी दे रखा होगा, हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी सैलरी कितनी। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 30% and number of girls are 90, find total number of students। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने एक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेट कर लिया हमने एक्स। अब हमें जो परसेंटेज है ना वो किसकी दे रखी है, परसेंटेज बॉयज़ की दे रखी है, कितनी परसेंटेज है 30, बट जो नंबर है वो किसके दे रखे हैं गर्ल्स के। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स ही होंगे, तो टोटल परसेंटेज हमेशा हमेशा जो टोटल परसेंटेज है वो हमारी 100 रहती है। तो अगर हमारे बॉयज़ 30% है तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी बचेगी, 100 माइनस में 30 कर देंगे 70%। अब हमारे पास टोटल भी आ गया, गर्ल्स की परसेंटेज भी आ गई, नंबर भी आ गया। तो टोटल गर्ल की परसेंटेज इज इक्वल टू में नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक्स यहाँ कुछ और कर लो क्योंकि कटिंग करनी है हमें, यहाँ 4 कर लो, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। तो ये 90 10 ऊपर चला जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ये 2 के टेबल के 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे 3 1s, ये हमारे पास 60। तो एक्स हमारे पास 6 5 30 300 आएगा हमारे पास एक्स क्या 90, हाँ है तो इक्वल टू में 90 है। 30% बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 90 है, तो गर्ल्स हमारे पास 70 बचती है, मैंने 40 ले लिया तो 60 बचती है, 60 अपॉन में 100 बचता है। 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1s द ओके। ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 30 पे कैंसिल होना था तो यहाँ पे 150 आना था। तो ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हम चलते हैं अब अपना
SPCP वाले क्वेश्चन पे। इजी से क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, उसको लगा के कोई भी जितना मर्जी कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। क्या बोला है, अब आपको लॉस प्रॉफिट का आइडिया होगा। मैं सिंपल लिख रही हूँ कि CP दे रखा है आपको 440, ठीक है, और दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो बताओ CP क्या होगा इसमें। तो जब भी आपको SP प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी दे रखा हो, CP फाइंड करना हो या SP फाइंड करना हो, उसके लिए यही ट्रिक रहेगी। आपको लेट करना पड़ेगा। CP हमारा 100 हो गया, CP कितना हो गया 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है उसने, जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो SP क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो ये प्लस होगा 120। यहाँ तक हो गया। अब उसने हमें गिवन क्या दे रखा है, SP, तो SP दे रखा है, हमें CP निकालना है। SP हमारा कितना है 120, जब CP कितना था 100। अब अगर SP 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 120, 0 0 कैंसिल। अब हमें SP दे कितना रखा है 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये 100 पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 1000 अपॉन में 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 333 पॉइंट में 33%, सॉरी परसेंट थोड़ा निकालना है। तो इतना हमारा क्या आएगा CP। देखो अब उल्टा होता है ये, अगर ये उल्टा होता यहाँ पे ऐसे कि आपको ये CP दे रखा है 400 लिख लेते हैं, 400 CP दे रखा है, 20% प्रॉफिट दे रखा है, SP फाइन करना है। तो वहाँ पे भी लेट हमने CP ही करना है। CP कितना है 100, प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने 20, तो SP कितना आ जाएगा 120। तो जब SP 120 है, CP कितना आ रहा है 100, SP 1 हो गया 100 अपॉन में 120, तो SP नहीं, हमें CP निकालना, SP तो निकालना है ना, तो ये गड़बड़ हुई यहाँ पे। जो भी निकालना है उसको दूसरी साइड रखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ आ गया 100, यहाँ कितना दे रखा है 120, 120 अपॉन में 100, एक्चुअल में कितना दे रखा है CP 400, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 12 4 48, 480। तो CP हमारा क्या, SP हमारा आ गया 480। मतलब कुछ भी दे रखा हो, जो भी फाइंड करना है, यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, उसके बाद ये चेंज होगा। अगर CP दे रखा है तो यहाँ CP रहेगा, जैसे पहले में SP दे रखा था तो मैंने यहाँ पे SP रखा अपना, ठीक है। तो जो भी दे रखा होगा वो इस साइड रहेगा, जो फाइंड करना है वो इस साइड आएगा हमारे पास। तो ये SP CP के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। बाकी परसेंटेज का भी आ जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या लॉस परसेंटेज। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा, देखो प्रॉफिट परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई में 100 जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज है नीचे आ जाएगा CP। लॉस परसेंटेज है तो लॉस आएगा, मल्टीप्लाई में 100, नीचे वही CP रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा कि अगर CP हमारा 400 है, इसकी जगह अगर लॉस परसेंटेज दी होती 20%, तो फाइन करो SP, तो ये क्वेश्चन कैसे होना था, फिर भी ये सेम ही रहना था। हमने CP को लेट कर लेना है कितना 100, तो हमें लॉस कितना है 20। अब लॉस हुआ है तब हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 80। तो हमें दे क्या रखा है CP, तो 80 इस तरफ आएगा, 100 इस तरफ चला, नहीं 80 तो हमारा SP आया ना, तो हमें CP दे रखा है, तो 100 यहाँ पे, ये हमारा 80 यहाँ पे, तो 180 अपॉन में 100 हो जाएगा। दे कितना रखा है 400, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4 8 32, 320 हमारा SP होना था अगर हमें लॉस होता 20% का। तो अगर लॉस है तो यहाँ माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉस प्रॉफिट के बारे में। उसके बाद हमारे पास उसके लिए भी आ जाता है ये क्वेश्चन ना, हमारे पास टैक्स का, डिस्काउंट का, सेम इसी वे में है, बस आपको ये याद रखना है। उसमें क्या है हमारे पास MP क्या होता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। MP क्या है हमारा मार्क्ड प्राइस, और एक होता है SP मतलब जिस पे वो दुकानदार बेच रहा है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है, सेलिंग प्राइस। तो हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट होता है हमारा MP माइनस में SP, कि जितना मार्क्ड प्राइस है और जितने में उसने बेचा। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई में 100, नीचे हम MP रखते हैं, क्योंकि SP हमने वहाँ पे भी नहीं रखा था, वहाँ पे CP रखा, तो यहाँ पे CP की जगह MP आ गया, तो यहाँ पे हमने MP रखा। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्काउंट एज अ लॉस काम करता है, टैक्स एज अ प्रॉफिट काम करता है। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि जो एक आर्टिकल है उसका SP है 400, तो उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 20%, तो बताओ उसका MRP कितना होगा।
ये बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, वहाँ पे हम CP लेट करते थे, यहाँ पे हमने MP लेट करना है। तो MP को कितना मान लिया हमने 100, डिस्काउंट दे रखा है कितना 20, तो मैंने डिस्काउंट को बोला एज अ लॉस ट्रीट करना है, तो SP क्या आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 80। तो हमें निकाल दे क्या रखा है SP, तो SP को यहाँ रखा, CP कितना आ गया 100, अगर 1 होगा तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 80। एक्चुअल में SP कितना दे रखा है 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 1s दो, 8 5 दो, 5 को 100 से करेंगे 500, तो यानी कि उस आर्टिकल का जो रेट था वो 500 था, बट हमें कितने में मिला है 400 में। ऐसे अब ऐसे भी हो सकता है कि आर्टिकल का जो SP है ना वो 400 है, उस पर टैक्स लगा है कितना 30% टैक्स लगा है, तो बताओ जो आर्टिकल है उसका विदाउट टैक्स प्राइस क्या होगा, विदाउट टैक्स क्या प्राइस होगा, ठीक है, मतलब MP ही जो पहले था प्राइस, तो हमें वही लेट करना पड़ेगा, MP कितना 100, जिस टैक्स दे रखा है कितना 30%, तो टैक्स एज अ प्रॉफिट काम करेगा, तो प्लस कर देंगे, मतलब SP ले लो उसको, कितना हो गया 130। तो हमें निकालना क्या है, SP दे रखा है ना, तो SP अगर 130 हुआ तो वो कितना है 100, 1 होगा तो 100 अपॉन में 130, दे कितना रखा है हमें 400, तो 100 अपॉन में 130 इंटू में 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4000 अपॉन में 13, 13 3 देन 39, कितना बचता है हमारे पास 110, 0 100 बन जाएगा, 7 पे चला जाएगा 990, फिर हमारे पास 7 पे हाँ ये आ जाएगा 307.7, मतलब वो आर्टिकल अगर उस पर टैक्स ना लगता तो 307.7 का था, पर उस पर 30% टैक्स लगा तो वो 400 का हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास SP CP के क्वेश्चन से, तो ये मैंने बता दिए कैसे आपको आते हैं, ठीक है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टैक्स वगैरह वाला हो गया, इंटरेस्ट वाला है ना। तो इंटरेस्ट का भी सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो मैं उसका फॉर्मूला कर रही हूँ यहाँ पे, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट का होता है हमारे पास, क्या होता है वो P1 प्लस में R अपॉन में 100 इंटू में N, ठीक है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला रहता है P1 प्लस में R अपॉन में 100, यहाँ पे N माइनस में 1 हो जाता है, या फिर अमाउंट निकाल लो उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, वो भी चाहिए लगा लो, वेयर R इज़ रेट, N इज़ टाइम। अगर हमारे पास हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ हो, हाफ ईयरली लिखा हो क्वेश्चन में, तो N की जगह 2N आ जाता है। अगर क्वार्टरली लिखा हो तो N की जगह 4N आ जाता है। ऐसे डायरेक्ट सीधा ही क्वेश्चन आता है, आपको सब कुछ दे रखा होता है, वैल्यूज पुट करके आपको करना होता है, बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का। बाकी आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, यहाँ मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रीज हो गया। अब ना स्पीड एंड वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, मतलब वेलोसिटी, तो स्पीड का फॉर्मूला आता ही होगा आपको, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में और टाइम किसको लेते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड पे। मान लो आपको जो स्पीड दे रखी है ना, ऐसे दे रखी है कि 20 किलोमीटर पर आवर्स, तो जब भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना, तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप ये मीटर पर सेकंड में चली जाएगी। कट करने पर अगर हम देखें तो ये 50 अपॉन में 9 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर से पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो ना, तो 18 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के लिए सेम रहता है।
तो स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन पता है इसमें से कैसे आता है कि कोई ट्रक है, लेट्स से कि कोई ट्रक है वो लेट्स से 5000 या 50 किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है मान लेते हैं 30 मिनट में, ठीक है। अगर उसकी स्पीड सेम रहती है तो वो 5 आवर में कितना चलेगा, ये होगा। तो हमें पहले यहाँ से स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट है हमारे पास, ठीक है। या तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें आर में, तो ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर आ गया, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें 30 मिनट, आर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, 1/2 करके आ गया आर। तो अब हम स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस है 50, उस टाइम हमारे पास 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 50 से 2 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड आ गई। टाइम कितना दे रखा है हमें 5 आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड हमारा कितना आया 100, टाइम दे रखा है हमें 5, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा 500 किलोमीटर। तो मतलब कि 5 घंटे में ना वो 500 किलोमीटर चल चुका होगा ट्रक। तो ऐसे स्पीड और वेलोसिटी के भी आते हैं, मतलब ये छोटी क्लासेस के हैं बट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको स्पीड वाला बता दिया। अब ना एक टॉपिक मैंने करवाया नहीं है बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया देती हूँ कि इन केस अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप कर लो। टाइम एंड वर्क का, किसका, टाइम एंड वर्क का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपके पास 50 वर्कर्स हैं, कितने वर्कर हैं 50 वर्कर्स हैं, तो वो यहाँ मैंने लिख दिया वर्कर्स और यहाँ लिख दिया मैंने नंबर ऑफ डेज। क्या लिख दिया, नंबर ऑफ डेज। मैं थोड़ा सा सिंपल वाला ही समझाने वाली हूँ, अब पेपर में पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को डेप्थ में लेके जाऊँगी इसमें बहुत कुछ है हमारे पास 50 वर्कर हैं, तो वो किसी काम को करने में 15 दिन लेते हैं, 15 डेज लेते हैं। अब हमारे पास अगर 60 वर्कर्स हो जाएं तो बताओ कितने दिन लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। पहले हमारे पास 50 वर्कर्स थे तो वो 15 दिन ले रहे हैं, अगर वो 60 वर्कर हो जाएं तो कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वेरिएशन होती है हमारे पास डायरेक्ट ये ना हमारी इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन का मतलब क्या है हमारे पास, इन्वर्स वेरिएशन का मतलब है कि देखो अगर हम वर्कर ज़्यादा कर रहे हैं, वर्कर हमारे बढ़ गए तो दिन क्या होंगे, कम होंगे ना। पहले एक बंदा था उसको 10 दिन लग रहे हैं, जब 2 बंदे हो जाएंगे उसको कम दिन लगेंगे। तो मतलब एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो इन्वर्स वेरिएशन है। तो जब भी इन्वर्स वेरिएशन होती है तो हमारे पास जो दोनों वैल्यू होती है वहाँ से जो कांस्टेंट आता है वो x अपॉन में y करके आता है। तो ये वर्कर हमारा x हो गया, नंबर ऑफ डेज हमारा y हो गया। तो वर्कर्स हमारे कितने हैं 50, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15 इज इक्वल टू में k। तो जो ये k है ना, यहाँ पे जितने मर्जी हमारे वर्कर्स चलते रहें सभी के लिए यही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम सेम रिलेशन ले लेते हैं कि 60 अपॉन में डेज को d लिख देते हैं इक्वल टू k। तो k तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ गया 50 अपॉन में 15। अब हमें डे फाइंड करना है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो d अपॉन में 60, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से d करेंगे फाइंड क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 50 ऐसे ही है, 60 डिवाइड कर दो जाके मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 3 दो, तो 6 3 द 12 डेज में। तो अगर हमारे पास 60 वर्कर हो जाते हैं तो हमें 12 डेज लगेंगे किसी काम को कंप्लीट करने में। मैंने बिल्कुल सिंपल सा टाइम एंड वर्क का बताया यहाँ पे, तो आप ऐसे टाइम एंड वर्क का इससे कर सकते हो, ठीक है। होता है यहाँ पे 3 मैन हो 3 वुमेन हो, वैसा हो जाए तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, वो लेंथ ही चला जाएगा। इन केस अगर आपके पास टाइम है तो वो वाला टॉपिक भी देख लेना कि उसमें से मतलब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो टॉपिक करवाया मैंने वो रिवाइज करवाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं भी आता है, क्योंकि जून में पेपर हुआ था वहाँ नहीं आया था। तो वैसा आ जाता है कि अगर आप पहले किसी काम को 5 पर्सन मतलब 5 वुमेन थी और 3 मैन थे, उन्होंने इतने दिन में काम कंप्लीट करा। अब आपके पास 10 वुमेन होगी और मैन ज़्यादा के लिए, तो कितने दिन में, मतलब मैन वुमेन और टाइम, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें थी वहाँ 3 चीज़ें आ जाती, वैसा वैसा क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, छोड़ भी देखो कोई बात नहीं, बहुत कुछ है करने को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक अपना एपी करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं एपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
एक्चुअली ना जो मैंने एपी पे वीडियो डाली है उसमें मैंने मैथमेटिकली बड़ी वो कर दी है, गड़बड़ है ना प्लस माइनस में। जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी ना उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, दैट्स वाई ना वो प्लस माइनस में मेरी बहुत सारी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, इवन मैंने ना 73 में से पता नहीं किसको माइनस करा है, आई थिंक सो 35 आना था, मैंने 15 लिखा है। तो उस दिन मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई ना मैंने प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ करी है, ठीक है। बट जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो सारे सही हैं, वैसे ही चलेंगे। तो एपी में जनरल दो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1d, ये हमारा, और एक एस एन वाला होता है, एस एन सम वाला, एन अपॉन में 2 ऐसे करके 2a प्लस में एन माइनस में 1d करके, या फिर यही फॉर्मूला एन अपॉन में 2a प्लस में ए एन करके भी होता है, दोनों सेम ही है फॉर्मूले हमारे पास। तो ए एन क्या है, हमारी nth टर्म होती है, ए इज़ फर्स्ट टर्म, एन इज़ नंबर ऑफ टर्म और डी इज़ कॉमन डिफरेंस। लाइक हमारे पास ये है 2 4 6 8 अप टू 50 तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म कौन सी है, ए 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज़ 4 फर्स्ट टर्म इज़ 2, तो डी हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद nth टर्म लास्ट टर्म ए एन कितनी दे रखी है 40, तो हमें एन निकालना है, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ आ गया 40 इज इक्वल टू में 2 प्लस में एन माइनस में 1, डी हमारा 2 आ गया। 40 में से इधर 2 ये प्लस का, इधर आके माइनस का, कितना हो जाएगा हमारे पास 38 इज इक्वल टू एन माइनस में 1 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये किसका है हमारे पास मल्टीप्लाई का, इस तरफ डिवाइड का, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 19 इज इक्वल टू एन माइनस में 1, तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा 19 प्लस में 1 करके 20 आ जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करने को आता है, या फिर ऐसे आता है कि जैसे ये एपी दे रखी है तो बताओ इसकी 31st टर्म कौन सी होगी, 31st टर्म, तो इसका फॉर्मूला जैसे 31st टर्म ए प्लस में 30d, ए फर्स्ट टर्म है, डी हमने फाइंड कर लिया, कोई भी टर्म पूछ सकते हैं वैसे। फिर उसके बाद सम के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो सम के कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, सिंपल इसमें भी वही है, एन है, ए है, डी है, वही सारी चीज़ें हैं। सम पूछ लेंगे कि सम कितना होता है, जैसे हमारे पास 7 के मल्टीपल 7 से लेकर के अप टू 7 मल्टीपल कहाँ तक चले हम, अब 105 तक ले लेते हैं, यहाँ तक कि 7 से लेके 105 तक जितने भी 7 के मल्टीपल है उनका सम क्या होगा। तो ये हमारी एपी है, एपी में ए कितना है, ए हमारा है 7, डी भी 7 आएगा, और ए एन दे रखा है, हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन है 7, एन हमें फाइंड करना है, डी भी है 7, इज इक्वल टू में ए एन है 105, तो 105 है ये हमारे पास आते हैं ना। तो ये 7 इस तरफ अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ से ये प्लस का है ना, इस तरफ यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 इज इक्वल टू में एन माइनस में 1, 7 मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड, 7 1 हमारे पास फिर कितना बचेगा, ये 4 14, तो हमारे पास एन माइनस 1 इज इक्वल टू 14 आ गया। तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा 14 प्लस में 1, एन हमारा 15 आ जाएगा, तो एन 15 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ कर रही हूँ इरेज क्योंकि एन तो अभी हमें पता चल गया है, एन आ गया हमारा 15, तो एन आ गया 15 बाय में 2, ए कितना है 7, क्योंकि अब हमें ए एन भी पता है 105 है, तो वही रहने देते हैं इसको, 15 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 12, तो 2 1 5 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 कैरी, 15 5 तो 75, 9 और 5 14 840, तो ये आ गया इसका सम 840। तो ऐसे आपके पास एपी और इसके सम के और सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। अब हमारा टॉपिक बचता है ट्रिग्नोमेट्री, यस। आई थिंक सो ट्रिग्नोमेट्री ही बचता है अपना, हाँ। तो ट्रिग्नोमेट्री पता ही आपको, हमारे पास सारी रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा एंड कोट थीटा, ये 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दिस इज
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कैसे चलती थी, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे साइन एंगल है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे टैन है। कैसे लर्न करिए उसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, बाकी मैं लिख देती हूँ। 0 1/2 1/√2 होती है इसकी, √3/2, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगी 1 √3/2 1√2 1/2 एंड देन 0। उसके बाद ये आ जाएगी हमारे पास 0, और ये आ जाएगी √3, और ये जाएगी 1 अपॉन में √3, और ये इन्फिनिटी। ऐसे इसकी सारी वैल्यूज़ चलती है। बाकियों की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। कैसे इसको लर्न करना है वो मैंने सारा बताया हुआ है। एक यहाँ पे चीज़ है कि वो कौन सी वैल्यू जहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, तो वो हमारे पास 45 ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे आता है कि आपको ना ऐसे दे रखा होगी, साइन थीटा है ना जो वो आपके 3/5 है, तो बताओ कोई और थीटा पूछ लेंगे, वो कोई भी पूछ सकते हैं, कोट थीटा। तो ये साइन थीटा कितना है हमारे पास, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस कौन सी थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, तो हम परपेंडिकुलर वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बेस ना इसका 4 आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेस कैसे आया, परपेंडिकुलर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो नहीं मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, वो आपको आती है, ठीक है। अब बोल लो आ गया कोट थीटा फाइंड करने के लिए, तो कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस आ गया 4, परपेंडिकुलर आ गया 5, तो कोट थीटा हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 5। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बाकी एंगल्स से आते हैं, इनके फॉर्मूलाज से आते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूलाज मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी वहाँ पे आपको बताए थे, यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बहुत लेंथी पहले ही वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर अब मैंने डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का बोला तो था कि आपको बता दूंगी, करवा दूंगी कि पेपर से पहले, बट टाइम कुछ ऐसा बना कि वीडियोस नहीं करवा पाई मैं। एक्चुअली मेरी कज़न की शादी थी तो उसमें बिज़ी रहे, फिर उसके बाद खुद की तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं लगा आपका वो सिलेबस पूरा करवाने के लिए। बट थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। मैं डिफ्रेंसिएशन का आइडिया दे देती हूँ आपको। डिफ्रेंसिएशन d/dx ये फॉर्मूला है, x⁻n किसके इक्वल होता है, n(x) n-1 फार्मूला। जिसका मतलब क्या है, ऐसे आपको दे रखा है x⁻4, इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालनी है, तो इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। n की जगह क्या है 4, तो 4 आ गया आगे x, 4 - 1 कितनी होगी 4x3। मतलब जब भी x की पावर कुछ भी हो तो आपको डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए आएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऐसे करके ये वाला फॉर्मूला, जस्ट फॉर सिंपल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास सारे के सारे, इनकी डिफ्रेंसिएशन लिखा देती हूँ मैं, साइन की, कोस की, टैन की, कोसेक की, ठीक है। उसके बाद सीकेंट की, उसके बाद लास्ट में कोट की, ठीक है। इनकी डिफ्रेंसिएशन मतलब d/dx सबसे साथ लगा हुआ है, तो साइन एक्स की होती है कोस एक्स। जो भी सी से स्टार्ट होती है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उनके साथ होता है माइनस, ये याद रखना है आपने, माइनस। कोस की होती है माइनस साइन एक्स, तो साइन और कोस तो आपस में है। टैन की होती है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखो टैन की अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स होगी ना, टैन का उल्टा कौन है, कोट, उसकी हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि सीकेंट का कोसिकेंट। अब कोसिकेंट है इसकी, देखो क्या होती है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और सीकेंट भी इसी का भाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी सीकेंट एक्स टैन एक्स। ऐसे ये इनकी डिफ्रेंसिएशन है। मतलब आपको क्वेश्चन आ गया ऐसे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, मान लो ऐसे आ गया 2x, तो साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है हमारे पास cos 2x। अब इस 2x की भी करनी पड़ेगी हमें, d/y में dx, आई थिंक सो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो 2x की होती है 2, तो cos 2x, ऐसे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम कर तो नहीं सकते अब इन केस अगर छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा क्वेश्चन आया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी ऐसे ही x(n)dx होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। डिफ्रेंसिएशन चीज़ों को कम करता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो x(n+1) नीचे भी n+1 प्लस में c, लाइक आपको बोलो x² की इंटीग्रेशन निकालो, तो n की जगह क्या है 2, तो 2 + 1 नीचे भी 2 + 1 प्लस में c, तो क्या आ गया x³ अपॉन में 3।
तो ये इंटीग्रेशन आ गई। ये मैंने इसके जनरल फार्मूलाज आपको बता दिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस के, ठीक है। तो ये थी आपकी मैथ्स की रिवीजन। मैंने जितना हो सकता था कंपाइल करने की ट्राई करी है, बाकी आप देख सकते हो। बाकी फ़िज़िक्स का थोड़ा सा बचता है, ट्राई करूँगी शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दूँ। थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं दिन में, दैट्स वाई मेरे से दिन में वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं। तो इतना ही था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने करा है डिस्कस। बाकी पेपर अच्छे से देना है आपने। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी है नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।